तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम सीरीज़ या एग्ज़ाम एपिसोड कह लो। इसमें हम एग्ज़ाम से रिलेटेड या सीबीएसई बोर्ड 12th से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें ज़रूर बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक बात कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आपको क्वेश्चन देखकर आंसर आता हो, लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन में कई बार और क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। क्योंकि हम कितने भी क्वेश्चंस को कवर कर ले, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम छू नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन में आ जाती है। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखना, ठीक से देखना। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 11th से 12th में आए हैं तो ज़रूर वो स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि मैं 2021-22 का सिलेबस कब से स्टार्ट कराऊं। ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। अगर वो चाहते हैं मैं अभी कराऊं तो मैं 21-22 का भी स्टार्ट करा दूंगा। रिवीजन पिछले स्टूडेंट्स के लिए चलती रहेगी, एग्ज़ाम एपिसोड्स या एग्ज़ाम सीरीज़ पिछले स्टूडेंट्स के लिए चलती रहेगी जो 20-21 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या अभी जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम है। और जो नया सिलेबस है मैं उनके लिए करा दूंगा जो अभी 12th में आए हैं। तो ये मुझे ज़रूर से कमेंट में बता देना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम सीरीज या एग्ज़ाम एपिसोड। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो एग्ज़ाम सीरीज 1 में हम बुक 1 चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोले जाते हैं, लेकिन इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमें गलत कथन को, रॉन्ग स्टेटमेंट को बताना होता है। तो शीत युद्ध के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? यह अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, आइडियोलॉजी को लेकर एक युद्ध था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की और अमेरिका और सोवियत संघ इसमें, मतलब शीत युद्ध में, सीधे युद्ध में शामिल थे। तो इसमें बहुत आसानी से बता सकते हैं हम कि इसमें आंसर है घ, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? मतलब कौन सा कथन ऐसा है जिसमें इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है? उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों की स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, और चौथा है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें भी बहुत आसानी से बता सकते हैं हम, गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य कभी भी तटस्थता की नीति को अपनाना नहीं रहा है। तो ये कथन गलत है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं था? तो इनमें से कौन सा नेता आप बताओ कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं था? फिदाइल कास्त्रो, मार्शल टीटो, निकिता खुश्चेव और गमाल अब्दुल नासिर। तो निकिता खुश्चेव गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं थे, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ट्रूमैन, जॉनसन, केनेडी या निक्सन? तो इसका आंसर है ग, केनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस हुई बेलग्रेड में, नई दिल्ली में, हवाना में या कोलंबो में? तो इसका आंसर आएगा बेलग्रेड में। कभी कभी हमें डायरेक्ट देश का नाम पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? 62 में, 70 में, 75 में या 80 में? तो इसका आंसर आएगा 62 में। क्यूबा का जुड़ाव, अटैचमेंट किस देश के साथ था? सोवियत संघ से, अमेरिका से, फ्रांस से या जर्मनी से? तो इसका आंसर है सोवियत संघ से। हम सबको पता है कि सोवियत संघ ने क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया था या उसे सैनिक अड्डा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिदाइल कास्त्रो किस देश के राष्ट्रपति थे या था? मिस्र, अमेरिका, क्यूबा या सोवियत रूस या सोवियत संघ? तो इसका आंसर आएगा क्यूबा। फिदाइल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, आपको एक आधा देश ऊपर नीचे करेंगे। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। आप देख सकते हैं, देखो जर्मनी को धुर्री राष्ट्र से हटा के मित्र राष्ट्र में दिखाया गया, लेकिन पहले 3 राष्ट्र मित्र राष्ट्र के हैं।
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बड़े ध्यान से ऐसे आंसर देने होते हैं हमें। इसका आंसर है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका और सोवियत संघ एक ही खेमे मित्र राष्ट्र से द्वितीय विश्व युद्ध लड़े थे और उसके बाद इनमें शीत युद्ध शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल देश थे जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, जापान, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली, अमेरिका और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। तो इसका आंसर है ख, जापान, जर्मनी, इटली। ये तीन मुख्य राष्ट्र थे ध्रुवीय राष्ट्र में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किन दो महाशक्तियों का जन्म हुआ? ये बहुत आसान है, इसके लिए हम ऑप्शन नहीं देखेंगे। अमेरिका और सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बनकर उभरे। निम्नलिखित में से किसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक या एस्टेब्लिशर नहीं माना जाता? जोसेफ ब्रास टिटो, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर या नेल्सन मंडेला? तो हम सबको पता है कि नेल्सन मंडेला को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा संकट शीत युद्ध के दौरान नहीं आया था? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा संकट शीत युद्ध के दौरान नहीं हुआ था। कोरिया संकट, बर्लिन संकट, कांगो संकट या इराक संकट? तो इसका करेक्ट आंसर है इराक संकट। इराक संकट शीत युद्ध के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का अवसर मिला। जितने भी नए स्वतंत्र राष्ट्र या देश थे वो शीत युद्ध की गुटबाजी या सैनिक गुटों से कैसे अलग रहे या किस अपॉर्चुनिटी अवसर से अलग रह पाए? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटों के द्वारा, केंद्रीय संधि संगठन सेंटो के द्वारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के द्वारा या वारसा पैक्ट के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है NAM। तो नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के द्वारा नए स्वतंत्र राष्ट्र शीत युद्ध की गुटबाजी से अलग रहे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हम सबको पता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 1950 में युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद उनके बीच मध्यस्थता, मीडिएटर की भूमिका निभाई गई थी। तो वो किसने निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, निकिता खुश्चेव, निक्सन या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है, बड़े ध्यान से याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यूं कह लो कोरिया संकट के दौरान मध्यस्थता की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। कांगो और स्वेज नहर संकट कब उत्पन्न हुए? ये क्वेश्चन शायद आपको बहुत रेयर कोई बताएगा, लेकिन ये दोनों संकट शीत युद्ध के दौरान हुए थे। तो ये कब कब हुए? तो कांगो संकट 1960 में हुआ और स्वेज नहर संकट 1956 में हुआ। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इस पे से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नीचे हमने कुछ देशों की सूची दी है, लिस्ट आई है। इसमें हमें लिखना है कि शीत युद्ध के दौरान यह कौन से गठबंधन या सैनिक गुट या कौन से गुट से जुड़े थे। तो पोलैंड साम्यवादी गुट सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। फ्रांस पूंजीवादी गुट अमेरिका के गुट से जुड़ा हुआ था। जापान पूंजीवादी गुट अमेरिका के गुट से जुड़ा हुआ था। नाइजीरिया गुटनिरपेक्ष या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल था। उत्तर कोरिया साम्यवादी गुट से जुड़ा हुआ था सोवियत संघ के साथ। श्रीलंका गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो ये तो कुछ मेन है, इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है। खाली स्थान को उचित उत्तर के द्वारा भरिए। हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो पहला है बगदाद संधि पर, जो बगदाद ट्रीटी है उस पर कब हस्ताक्षर हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है 1955 में हस्ताक्षर हुए। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का स्थापना या यूं कह लो कि उसको उत्पन्न कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1949। वर्ष डैश में जनरल गमाल अब्दुल नासिर ने ब्रिटिश ताकतों को बाहर निकाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1956 में ही मिस्र, क्योंकि ये जो जनरल गमाल अब्दुल नासिर है मिस्र के नेता थे,
इन्होंने ब्रिटेन को, ब्रिटिश ताकत को मिस्र से बाहर किया। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 56 में ही स्वेज नहर संकट हुआ। तो स्वेज नहर संकट यही था कि मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। शीत युद्ध डैश और डैश तथा उनके मित्र राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। तो ये बहुत आसान है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। क्यूबा मिसाइल संकट डैश द्वारा क्यूबा में डैश को तैनात करने के कारण था। तो सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में मिसाइल को तैनात करने के कारण क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है 1962 में सोवियत संघ के नेता डैश ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। तो इसका आंसर है निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय या फैसला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डैश ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी जहाज़ों या बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले डैश जहाज़ों को रोका जाए। तो यहाँ पे हमें अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं। कैनेडी ने आदेश दिया और सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा आने से रोका जाए। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बमों के जो कूट नाम, कोड नेम थे, वो थे लिटिल बॉय और फैट मैन। उनको ये गुप्त नाम या कोड नेम दिए गए थे। यहाँ यह भी बता दूँ, लिटिल बॉय जो बॉम्ब था ये प्लूटोनियम पर बना था और फैट मैन जो था वो यूरेनियम पर बना हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व जब समाप्त हुआ तो अमेरिका ने जापान के कौन से शहरों पर बम गिराए? तो हम सबको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। अब हमें ट्रू फॉल्स या सत्य असत्य, गलत सही बताना है। तो बेसिकली ये सारा जो स्टेटमेंट है वो महाशक्तियों के छोटे देशों से संबंध के बारे में है। तो गठबंधन के सदस्य जितने भी सैनिक गुट के सदस्य होते थे या सैनिक गुट में शामिल देश होते थे छोटे, वो महाशक्तियों को सैनिक अड्डे के रूप में स्थान देना उन देशों को ज़रूरी था। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति, आइडियोलॉजी और स्ट्रेटजी दोनों ही लेवल स्तर पर महाशक्तियों का समर्थन करना होता था। यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य राष्ट्र पर आक्रमण करता था तो इसे सभी देशों पर आक्रमण समझा जाता था। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि अगर सैनिक गुट का मतलब ही यही है कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण हुआ तो जितने भी सैनिक गुट के सदस्य देश हैं वो मिलकर जवाब देंगे। नेक्स्ट है, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। ये कथन बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट इसमें आता है वारसा संधि या पूर्वी गठबंधन की अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों की मदद करना था। देखो इसमें बहुत टेक्निकल वो आपके साथ एक गेम प्ले कर रहा है कि आपको आधी चीज़ सही बता रहा है लेकिन बाकी चीज़ें गलत बता रहा है। तो हमें इसे बड़े ध्यान से गलत सही बताना है। यह सही है कि वारसा गठबंधन या वारसा पैक्ट पूर्वी गठबंधन बोला जाता था और इसकी शुरुआत सोवियत संघ के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना 1950 में नहीं हुई थी, 1955 में हुई थी। और ये नाटो के जवाब देने के लिए उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में बनाया गया था, तो उसकी मदद नहीं करता था। तो इसलिए इसका आएगा गलत या ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता से लेकर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक शुरू हुई तब तक अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों या यूँ कह लो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रखा और पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई। तो ये कथन एकदम ट्रू है, ये एकदम सत्य कथन है। अमेरिका ने अपने आप को लगभग 125 साल तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रखा था। नेक्स्ट है, उचित मिलान करना है, हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों और उनके देशों में मेल कीजिए। तो पहला हमारा ऑप्शन है वाने एनक्रूमा, दूसरा है गमाल अब्दुल नासिर, तीसरा है जोसेफ ब्रास टीटो, चौथा है सुकार्नो। तो इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर है का फोर्थ वाने एनक्रूमा घाना के थे, खा का 3 गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे, जोसेफ ब्रास टीटो गा का है 1 यूगोस्लाविया के थे और सुकार्नो जो है वो इंडोनेशिया के थे। आपसे कोई और भी पूछा जा सकता है, बेसिकली वो एक ही बच गए, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग आएगा, हमें इन देशों को सही गठबंधन के साथ मिलाना है या सही
देश के साथ जो विवाद हुआ था उससे मिलाना है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, फ्रांस, उत्तर कोरिया, श्रीलंका, अमेरिका। या तो हमें उसके सही गठबंधन से मिलाना है या किस देश के साथ विवाद हुआ था उससे मिलाना है। तो इसका उत्तर आते हैं, आप बड़े ध्यान से देखना इसको, फ्रांस का मिस्र, इजिप्ट। बेसिकली जब मिस्र ने, इजिप्ट ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था तो फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण किया था, तो इसलिए फ्रांस का मिलान हम कर रहे हैं इजिप्ट या मिस्र से। दूसरा है खा का फोर्थ, उत्तर कोरिया, सोवियत गठबंधन में शामिल था, ये हम सबको पता है। श्रीलंका, गा का वन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल था। और अमेरिका, अब आप सोचोगे कि अमेरिका का यहाँ घा इंडोनेशिया से क्या मतलब है, लेकिन इंडोनेशिया पर यूरोपीय देश का, आप मुझे कमेंट में बताना किस यूरोपीय देश का कब्जा था जब इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की या स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन किया, विरोध किया, तो अमेरिका ने इसका विरोध किया था। इसीलिए अमेरिका का यहाँ जो मिलान हमने इंडोनेशिया से किया है, तो ये बड़े ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट है कि हमें इनका पूर्ण रूप बताना है। सीटो, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो, केंद्रीय एशियाई संगठन या केंद्रीय एशियाई संधि संगठन भी बोला जाता है इसको, लेकिन इसको शॉर्ट में केंद्रीय संधि संगठन भी बोल देते हैं। याद रखना इसके दो तरह के नाम आते हैं, सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय संधि संगठन, या यूँ कह लो सेंट्रल ट्रीटी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये केंद्रीय एशिया या सेंट्रल एशिया के लिए बनाई गई थी। नाटो का मतलब आता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नैम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नीओ, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सॉल्ट, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। और स्टार्ट, ये कई बार पूछा जाता है, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। तो इनमें से कोई ना कोई फुल फॉर्म कभी ना कभी आती रहती है। नेक्स्ट है अंकटाड। अंकटाड की कई बार आई हुई है एक नंबर में, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, संघ व्यापार और विकास सम्मेलन। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है अंकटाड की फुल फॉर्म, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखना, काफ़ी बार एक नंबर में फुल फॉर्म्स आती हैं। अब आते हैं एक नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बेसिकली इसमें आपसे सीधा क्वेश्चन करता है और कोई ऑप्शन नहीं देता है वो, तो आपको खुद आंसर बताना होता है। सोवियत प्रणाली या सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो उसका आंसर है साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित थी, बेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी विदेश नीति के दो सिद्धांत क्या थे? टू प्रिंसिपल्स क्या थे? स्वतंत्र जगत की रक्षा तथा साम्यवाद के प्रसार को रोकना अमेरिकी विदेश नीति के दो मुख्य सिद्धांत बोले जाते हैं। तो पहला आ गया स्वतंत्र जगत की रक्षा और साम्यवाद के प्रसार को रोकना, तो ये दो मुख्य सिद्धांत थे अमेरिका की विदेश नीति के। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताना है, बड़े शॉर्ट में आपको बताना है, 1 या 2 मार्क्स का आ जाए तो आपको यही बताना है। गुटनिरपेक्षता का सिंपल सा अर्थ या मीनिंग है किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना होना या सैनिक गुटों से अलग रहना, और दूसरी चीज अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का, अपनी फ्री फॉरेन पॉलिसी का अनुसरण करना। तो ये ही मेन 1 या 2 में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ और बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं, देतांत का अर्थ बताइए। बेसिकली ये क्या है कि आपके काफ़ी बुक्स में एकदम डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी ये शीत युद्ध के दौरान क्वेश्चन बनता है, देतांत का अर्थ या मीनिंग बताना। देतांत एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शीतलता। बेसिकली जब कोई संघर्ष, जैसे हमारा शीत युद्ध का संघर्ष बहुत ज़्यादा पीक या हाइक पर चल रहा था, उसके दौरान उसमें कुछ शीतलता, कुछ कमी आ गई थी, तो उसे बोला जाता है देतांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्द का प्रयोग रूस और अमेरिका के लिए किया जाता है। शीत युद्ध जब बहुत ज़्यादा चरम पर गया था क्यूबा संकट के दौरान, लेकिन उसके बाद जब 60 के दशक का अंत आया और 70 के दशक की शुरुआत हुई तो बहुत ज़्यादा संघर्ष दोनों महाशक्तियों में नहीं देखा गया। उस दौरान उस वक्त को बोला गया देतांत या शीतलता का समय। वार्सा पैक्ट के सदस्य देशों का नाम लिखो। आपको 2 देश पूछे जाएंगे बेसिकली, अगर 2 नंबर में आ गया तो 4 पूछे जाएंगे।
क्योंकि इसमें सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे, तो कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो देशों के नाम नहीं लिख पाते हैं, तो ध्यान से देखना इसको। सोवियत संघ इसमें शामिल था, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया। आप कोई भी 2 देश भी लिख सकते हैं, 4 पूछे जाएं तो 4 लिख सकते हैं। मार्शल योजना के अंतर्गत किस संगठन की स्थापना की गई? मार्शल योजना के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। याद रखना, कई लोग सीधा यूरो संघ कर देते हैं, हालांकि वो भी सही बन जाता है क्योंकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ही आगे चलकर यूरो संघ बना। क्यूबा मिसाइल संकट को किस युद्ध का चरम बिंदु बोला जाता है? शीत युद्ध का चरम बिंदु, पीक पॉइंट बोला जाता है। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए एक सिद्धांत की घोषणा, अनाउंसमेंट की, उसे बोला जाता है ट्रूमैन सिद्धांत। मैड शब्द का अर्थ बताइए। ये काफी बार आ जाता है, मैड क्या है और इसका अर्थ क्या है? पारस्परिक आश्वासित तबाही, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत का संबंध उस समय से है जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व गतिविधियों के भयावह युग, एक शीत युद्ध का जो समय था, इसमें चल रहा था कभी भी परमाणु युद्ध हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, एक ऐसा भयानक जो वातावरण बना हुआ था, उसके समय में एक सहज और व्यवहारिक प्रतिक्रिया के रूप में उभर रहा था। तो ये मैड के बारे में बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी आप आसानी से अब लिख सकते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, पारस्परिक आश्वासित तबाही। तीसरे विश्व से क्या अभिप्राय है? थर्ड वर्ल्ड से क्या मीनिंग है? नव स्वतंत्र देशों के समूह, जो न्यूली फ्री हुए थे, वो देश जो अल्प विकसित थे, अंडर डेवलप थे और जो विकासशील थे या डेवलपिंग थे, उन्हें तीसरा विश्व या थर्ड वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध का अर्थ बताए। बड़े सिंपल और क्लियर शब्द में हमें इसका मीनिंग बताना होता है। यहां एक ऐसा तनावपूर्ण और उत्तेजनापूर्ण वातावरण जिसमें युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है परंतु वास्तविक युद्ध नहीं होता। अगर 2 नंबर में आ जाए तो आप बता सकते हो ये शीत युद्ध अमेरिका सोवियत संघ के बीच हुआ, 1945 से 1991 के बीच हुआ। 1960 के दशक में, 1960 के डेकेड में दोनों महाशक्तियों ने हथियारों की होड़ पर नियंत्रण रखने के लिए कौन से 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 के दशक में जो हस्ताक्षर हुए थे हथियारों की होड़ को कम करने के लिए, वो बताना है। तो पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। ये 3 संधियां 60 के दशक में हुई थी। अब आपको इनमें से कोई भी 2 लिख देनी है या आप लिख सकते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच सीमा विवाद या लघु युद्ध कब हुआ? शायद ही कोई स्टूडेंट ये जानता हो कि चीन और सोवियत संघ भले ही साम्यवादी थे और दोनों एक ही गुट में हो गए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि चीन और सोवियत संघ के बीच काफ़ी गहरा सीमा विवाद हो गया था और इतना गहरा विवाद हो गया था कि सोवियत संघ ने चीन को परमाणु युद्ध की धमकी तक दे डाली थी। तो वो हुआ था 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? लिंक फॉर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन चाहिए 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, तो बेसिकली एग्जाम सीरीज है। तो मैंने 1, 2, 4, 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अनसॉल्व्ड, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना और उन आंसर्स को करने की कोशिश करना, उनमें सॉल्व करने की क्वेश्चंस को ज़रूर से कोशिश करना। अगर कोई ना हो पाए तो ज़रूर मुझसे पूछना कमेंट में, मैं उनके आंसर आपको बताऊंगा। CBSE 2020 का सेट 1 का क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल बनाकर लिंक दिया है, तो आप ज़रूर से उसको सेट को देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वो अलग अलग कराता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं हर वीडियो में CBSE 2020 के जो 3 सेट आते हैं, तो सेट 1 का यहाँ पर दे रहा हूँ, अगली में 2 का और 3 का दे दूँगा। तो वो लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।